ये घटना है 8 मार्च साल 2024 की। विक्टोरिया पुलिस को जानकारी मिली कि मेलबर्न शहर से 80 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर पड़े हुए एक बिन के अंदर एक औरत की लाश है। और जब पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन पर एक्शन लेते हुए वहां पर जाकर चेक किया, तब पुलिस को इस बिन के अंदर से एक लाश मिली। और ये लाश थी 35 साल की चैतन्या मदागनी की। चैतन्या मेलबर्न के पास ही एक पॉइंट कुक नाम के सबर्ब में अपने घर वाले अशोक और 3 साल के बच्चे के साथ रहती थी। अब इस केस में पुलिस के सामने कई सवाल थे। दो सबसे बड़े सवाल थे कि चैतन्या को कत्ल करने वाला कौन था और इस कत्ल के पीछे का कारण क्या था। और पुलिस को चैतन्या की लाश यहाँ पर पड़े होने की इन्फॉर्मेशन एक फोन कॉल पर मिली थी। पर कौन था इस फोन कॉल को करने वाला और ये फोन कॉल कहाँ से की गई थी, इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। अब चैतन्या की मौत की खबर मेलबर्न के आसपास रहने वाली तेलुगु कम्युनिटी में आग की तरह फैल गई और सभी ये जानना चाहते थे कि सबको आदर और सत्कार से बुलाने वाली चैतन्या को किसने कत्ल किया। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को जल्दी ही कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे पुलिस ने चैतन्या के कातिल का भी पता लगा लिया। चैतन्या मेलबर्न में ही फूड सेफ्टी कंप्लायंस ऑफिसर की जॉब करती थी और वो मेलबर्न से 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते पॉइंट कुक नाम के इलाके में अपने 38 साल के घर वाले अशोक और 3 साल के बेटे आर्या के साथ रहती थी। अशोक वारिकुपाला का अपना एक खुद का सोलर पैनल इंस्टॉल करने का बिजनेस था और पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये परिवार फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था। इसके अलावा इन दोनों के बैकग्राउंड चेक में भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जो इस कत्ल के पीछे के मोटिव को एक्सप्लेन करती हो। जिस जगह से चैतन्या की लाश मिली, पुलिस ने वहां के आसपास के इलाके में फोरेंसिक एविडेंस ढूंढने के लिए पूरे 2 दिन जांच का काम जारी रखा। इसके अलावा जिस घर में चैतन्या और अशोक रहते थे, उस घर में से भी कई फोरेंसिक एविडेंस पुलिस ने इकट्ठे किए और इसके साथ ही पुलिस ने अशोक और उसके 3 साल के बेटे आर्या को ढूंढने का काम भी शुरू कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि अशोक अपने बेटे आर्या के साथ 7 मार्च को ही इमरजेंसी टिकट बुक करवा के मेलबर्न से इंडिया जा चुका था। और पुलिस के लिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, क्योंकि किसी इंडियन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में कत्ल किए जाने के बाद इंडिया फरार हो जाने का ये कोई पहला केस नहीं था। अशोक 7 मार्च को ही इंडिया पहुंच गया और इंडिया लैंड होने के बाद वो सबसे पहले पहुंचा हैदराबाद में रहते चैतन्या के माता पिता के घर। 8 मार्च 2024 की सुबह अशोक ने चैतन्या के माता पिता से मुलाकात की और इस मीटिंग में उसने बताया कि 6 मार्च की शाम उसके और चैतन्या के बीच एक आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ और इस आर्ग्यूमेंट के दौरान उसने चैतन्या को चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया और इसी दौरान चैतन्या का गला दब जाने के कारण सांस रुकने से चैतन्या की मौत हो गई। और इसके बाद उसने हड़बड़ाहट में चैतन्या की लाश को घर में ही पड़े एक बिन में डालकर घर से 40-45 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। अशोक के द्वारा वहीं पर अपने बेटे आर्या को उसके नाना नानी के हवाले कर दिया गया और फिर उसने विक्टोरिया पुलिस को फ़ोन करके अपनी घरवाली चैतन्या की लाश की लोकेशन के बारे में बताया। जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त इंडिया में टाइम था सुबह के 6 बजे का और मेलबर्न में टाइम 5 घंटे आगे होने के कारण सुबह के 11 बज रहे थे। इसके बाद पुलिस ने ये जानकारी मिलते ही मेलबर्न से 80 किलोमीटर दूर उस सुनसान सड़क पर जाकर चेक किया और एक बिन में से चैतन्या की डेड बॉडी को बरामद किया। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि चैतन्या का कत्ल उसके ही घरवाले अशोक ने किया था। फिर इसके बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन दोनों के मेलबर्न में ही रहते दोस्तों मित्रों से पूछताछ का काम शुरू किया, तब इस कत्ल के पीछे का पॉसिबल मोटिव भी सामने आना शुरू हुआ। चैतन्या और अशोक की शादी को 12 साल हो चुके थे, पर वो एक दूसरे को पिछले 17 साल से जानते थे। इन दोनों ने आपस में लव मैरिज करवाई थी और यहाँ पर अशोक के माता पिता यानी कि चैतन्या के सास ससुर को चैतन्या बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी। परिवार के कुछ लोगों ने इन दोनों को कई बार एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करते हुए भी देखा और अशोक के परिवार ने कई बार कोशिश भी की कि वो चैतन्या से डाइवोर्स लेकर अलग हो जाए, पर यहाँ पर अशोक चैतन्या से डाइवोर्स लेना नहीं चाहता था। पर जब पुलिस ने इन दोनों के बैकग्राउंड में थोड़ा और गहराई से जांच करनी शुरू की, तब उनको पता चला कि चैतन्या के कत्ल से सिर्फ 2 हफ्ते पहले चैतन्या के द्वारा डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर दी गई थी। इसके अलावा चैतन्या ने अपने बेटे आर्या की कस्टडी के लिए भी अप्लाई कर दिया था और जब पुलिस को इस डाइवोर्स के पीछे का कारण पता चला, तब वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला था। पर इन दोनों के बीच जिस बात को लेकर लड़ाई होती थी, उस बात पर लड़ाई होना इंडिया से बाहर रहते लोगों में बहुत आम हो चुका है।
एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव ने पुलिस को ये बात बताई कि अशोक जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया से परमानेंटली इंडिया मूव होना चाहता था। पर यहाँ पर चैतन्या, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा खुश थी, उसका कहना था कि अगर अशोक इंडिया जाना चाहता है तो वो उसे डिवोर्स लेकर अकेला जा सकता है और वो अपने बेटे आर्या को ऑस्ट्रेलिया में ही अपने साथ रखना चाहती थी। अब यहाँ पर चैतन्या का स्टैंड बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि चैतन्या ने ऑस्ट्रेलिया में रहना है या इंडिया जाना है, ये फैसला लेने की उसको पूरी आज़ादी थी और महिलाओं को मिलने वाली यही वो आज़ादी है जो इंडिया से बाहर रहने वाले काफ़ी इंडियन हस्बैंड्स को पसंद नहीं आती। और इस केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अशोक चाहता था कि चैतन्या वैसा करे जैसा वो चाहता है, और जब चैतन्या ने उसकी बात को मानकर इंडिया जाने से इनकार किया, तब अशोक ने डिवोर्स लेने की जगह उसका कत्ल करने का फैसला किया। चैतन्या को इस बात का अच्छी तरह पता था कि एक सिंगल मदर के द्वारा किसी बच्चे को अकेले रेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये काम इमोशनली चैलेंजिंग होने के साथ साथ फाइनेंशियली भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाला था, लेकिन फिर भी एंड में उसने वही फैसला किया जो उसको पसंद था। और यहाँ पर चैतन्या को अपने खुद के लिए स्टैंड लेने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस कत्ल केस में विक्टोरिया की पुलिस ऑस्ट्रेलिया में जितने भी सबूत इकट्ठे किए जा सकते थे वो काम पहले ही कंप्लीट कर चुकी है। पर साल 2025 में इंडिया की पुलिस का एक बयान आया जिसमें उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने चैतन्या के कत्ल को 1 साल बीत जाने के बाद भी उसके घरवाले सुभाष को अरेस्ट करने के लिए उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया था। और जब मीडिया ने विक्टोरिया पुलिस से इस केस पर कोई अपडेट मांगनी चाहिए, तब इस केस में पुलिस का जवाब था कि उनके द्वारा इस केस की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में कोई भी डिटेल मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा सकती। मैं अपने इस चैनल पर साल 2015 में सिडनी में कत्ल की गई प्रभा अरुण कुमार का केस शेयर कर चुका हूँ, और अगर उस केस की इन्वेस्टिगेशन को चैतन्या के केस की इन्वेस्टिगेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो हमें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। चैतन्या के केस में तो ये बात क्लियर है कि उसका कत्ल उसके घरवाले के द्वारा किया गया है, लेकिन प्रभा अरुण कुमार के केस में पुलिस का नंबर 1 सस्पेक्ट भी उसका घरवाला ही है। और उस केस में सिडनी की पुलिस के द्वारा कई बार इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को इंडिया भेजा जा चुका है, और पुलिस ने साल 2025 में ही प्रभा अरुण कुमार के केस में कोई इन्फॉर्मेशन देने वाले को $1 मिलियन देने का रिवॉर्ड भी घोषित किया। पर विक्टोरिया की पुलिस ने चैतन्या के केस में उसके घरवाले अशोक को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लाने के लिए कोई भी जल्दबाजी अभी तक नहीं दिखाई। और तेलंगाना की पुलिस भी इस बात को क्लियर कर चुकी है कि जब भी विक्टोरिया की पुलिस उनसे मदद मांगेगी वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। इंडिया से बाहर रहते किसी एनआरआई के द्वारा किसी का कत्ल किए जाने के बाद इंडिया भागना ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी सैकड़ों ऐसे केस सामने आ चुके हैं जहां पर इंडिया में रहने वाले लोग विदेशों में कत्ल करने के बाद इंडिया में जाकर एक सेफ हेवन ढूंढ लेते हैं। इनमें से ही एक ऐसा केस है नवंबर 2024 में यूके से सामने आया हर्षिता बरेला का केस। हर्षिता भी अपने घरवाले पंकज लांबा के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार थी, और कई बार पुलिस रिपोर्ट किए जाने के बाद भी पंकज लांबा ने हर्षिता के साथ मारपीट बंद नहीं की, और अंत में साल 2024 के नवंबर महीने में उसका कत्ल करने के बाद इंडिया आ गया। इस केस में भी पुलिस अभी तक हर्षिता के कातिल पंकज लांबा को नहीं पकड़ पाई। इसके बाद मेलबर्न का ही एक केस है साल 2008 का। साल 2008 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आया पुनीत मेलबर्न शहर में अपनी गाड़ी को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार पर दौड़ा रहा था, और इसी दौरान उसकी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हुई, और इस एक्सीडेंट में 19 साल के पीटर हॉफस्टी की मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद पुनीत को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसका पासपोर्ट भी कोर्ट के द्वारा जब्त किए जाने के बावजूद वो अपने एक दोस्त का पासपोर्ट लेकर मेलबर्न एयरपोर्ट से जहाज में सवार हुआ और जल्दी ही इंडिया पहुंच गया। इस केस के 18 साल बाद भी पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद आज तक विक्टोरिया पुलिस पुनीत को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया नहीं ला सकी। इसके बाद आता है एक ऐसा केस जिसमें एक राजविंदर सिंह नाम का आदमी साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया की ही स्टेट क्वींसलैंड में एक टोया कॉर्डिंगली नाम की औरत का कत्ल करने के बाद इंडिया फरार हो गया था। फिर जैसे ही साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने इस केस में 10 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रिवॉर्ड ऑफर किया। इस रिवॉर्ड के ऑफर किए जाने के एक हफ्ते बाद ही राजविंदर सिंह को इंडिया से गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर साल 2023 में उसको ऑस्ट्रेलिया लाया गया, और साल 2025 के दिसंबर महीने में कोर्ट ने राजविंदर सिंह को कम से कम 30 साल की सजा सुनाई। यह इकलौता ऐसा केस है जिसमें पुलिस सक्सेसफुली किसी क्रिमिनल को इंडिया से एक्स्ट्राडाइट करा के ऑस्ट्रेलिया ला पाई। अगले आने वाले कुछ दिनों में मैं इसी चैनल पर ऑस्ट्रेलिया की 29 साल की नर्स रवनीत कौर का केस भी शेयर करने वाला हूँ। रवनीत कौर को इंडिया में कत्ल किया गया था, पर उसको कत्ल करवाने वाला आज भी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है।
इस केस को पूरी डिटेल में हम जल्द ही इस चैनल पर शेयर करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा जानकारी अभी शेयर नहीं करना चाहता। बाकी अगर हम इस वीडियो को एंड करने से पहले वापस आएँ चैतन्या मधुगनी के केस के ऊपर, तो इस केस में चैतन्या की मौत का सबसे बड़ा कारण बना इंडिया का कल्चर, जिसमें आज भी औरतों से ये उम्मीद की जाती है कि वो घर में मर्दों के द्वारा लिए जाने वाले सभी फैसलों को बिना किसी सवाल जवाब किए एक्सेप्ट कर लें। और चैतन्या कोई पहली ऐसी विक्टिम नहीं थी जिसको अपने हस्बैंड की बात ना मानने पर कत्ल कर दिया गया हो। चैतन्या जैसी ही और भी कई औरतों के केस अभी बताने बाकी हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। आप अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।